महाराष्ट्र एग्जिट पोल बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव पूरी तरह से फंस गए हैं। हालांकि फिर भी महा एग्जिट पोल में महायुति बढ़त बनाए नजर आ रही है। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र का सियासी गणित उलझा दिया है। महा एग्जिट पोल में भले ही महायुति 146 सीटें लेकर बहुमत के साथ खड़ी है, तो महाविकास आघाड़ी भी 130 सीटों के साथ कांटे की टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। 7 में से 5 एग्जिट पोल ऐसे हैं जो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ बता रहे हैं, जबकि 2 एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जिनकी भविष्यवाणी कहती है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। नतीजों के बाद सबकी नजरें अजित पवार और एकनाथ शिंदे पर होंगी, क्योंकि यही दोनों नेता किंग मेकर बन सकते हैं। और सवाल ये भी है कि क्या नतीजों के बाद चाचा भतीजे की जोड़ी फिर एक बार साथ आ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नतीजों के बाद महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि सियासी जोड़ तोड़ की राजनीति में असली खेल तो 23 तारीख से शुरू होने वाला है। दूसरे दौर की वोटिंग खत्म होने के साथ ही झारखंड का भी एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार जा रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। IANS मैट्राइज का एग्जिट पोल बता रहा है कि झारखंड की 81 में से 42 से 47 सीटें जीतकर एनडीए की सरकार बनने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस गठबंधन के खाते में सिर्फ 25 से 30 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज का एग्जिट पोल भी झारखंड में बीजेपी गठबंधन के सरकार बनाने की बात कह रहा है, जबकि कांग्रेस गठबंधन बहुमत से कुछ कदम पीछे नजर आ रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन के लिए राहत की बात यह है कि एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में उसे भारी बहुमत दिखाया गया है, जबकि एनडीए पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। यानी 3 एग्जिट पोल में 2 पोल ऐसे हैं जो झारखंड में एनडीए की सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। झारखंड समेत गिनती कहीं ऐसे राज्य बचे हैं जहां इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकार है। अगर ऐसे में झारखंड हाथ से निकला तो ये विपक्षी दलों के लिए बड़ा झटका होगा। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा काफी भारी है। जेबीसी टाइम्स का एग्जिट पोल यूपी की 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन की जीत दिखा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 3 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं यूपी की 9 सीटों को लेकर मैट्राइज ने जो एग्जिट पोल किया है, उनमें 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन बाजी मारता दिख रहा है, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के लिए करहल, मिल्कीपुर और कुंदरकी जैसी सीटें नाक का सवाल बनी हुई हैं, और अगर मिल्कीपुर में सपा हारती है तो बीजेपी इसे अयोध्या का बदला बताएगी। अगर नतीजे ऐसे ही आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। हालांकि ये भी तय माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी इन नतीजों के पीछे प्रशासन और सरकार को जिम्मेदार ठहराएगी। आज यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तो हो गए, लेकिन कई विधानसभा सीटों के पोलिंग बूथ पर अफरा तफरी मची रही। मीरापुर का ये वीडियो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वीडियो में पुलिस के अधिकारी और महिलाओं के बीच नोकझोंक हो रही है। वीडियो में यह भी दिख रहा है कि एसएचओ के हाथ में पिस्टल है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि रिवॉल्वर से धमकाकर वोट डालने से रोका जा रहा है। मीरापुर सीट पर सुबह से ही हंगामा होता रहा। ककरौली में पुलिस और वोटर आमने सामने आ गए। भीड़ ने पथराव किया तो पुलिस ने भीड़ को दौड़ा लिया। इस बीच मीरापुर से ओवैसी के प्रत्याशी का वीडियो भी आया, जो पुलिस पर बेटे की पिटाई का आरोप लगाते हुए एबीपी न्यूज के कैमरे पर रो पड़े। उसके ऊपर जुल्म किया, उसको उठाया, उसको। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर भी जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने बैरिकेड लगाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने हंगामा कर दिया। सियासी बवाल कानपुर के सीसा मऊ में भी हुआ, जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सपा के कार्यकर्ताओं पर पथराव के आरोप लगाए। यूपी की 9 सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा था। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव पूरा दिन भर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव के हर पोस्ट में अधिकारियों पर हमला था और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल था। लखनऊ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भारतीय जनता पार्टी ये उपचुनाव वोट से नहीं, खोट से जीतना चाहती है। भाजपा हार के डर से प्रशासन पर बेईमानी करने का दबाव बना रही है। अखिलेश यादव के अलावा रामगोपाल यादव के तेवर भी तल्ख दिखे। ये अगर इस बात पे हम आ जाएं तो 70% जगह बीजेपी के बूथ में एजेंट मार के भगा देंगे। दोपहर के वक्त अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त से फोन पर बात भी की
और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। चुनाव आयोग ने एक्शन लेते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। जहां कानपुर और मुजफ्फरनगर में 2-2 दरोगा निलंबित हुए, तो वहीं मुरादाबाद में 6 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। यूपी के मैनपुरी में हत्या की सनसनीखेज वारदात। परिजनों का आरोप कि समाजवादी पार्टी को वोट ना देने की वजह से की गई युवती की हत्या। युवती के पिता का आरोप है कि समाजवादी पार्टी का समर्थक प्रशांत यादव साथियों के साथ घर पर आया और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का दबाव बनाने लगा। जब बेटी ने मना कर दिया तो नाराज प्रशांत यादव ने साथियों के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी और बोरे में शव को बांधकर फेंक दिया। हमेशा से समाजवादी पार्टी वो अपराध और अपराधीकृत कार्यों को करती है, दलितों के ऊपर अत्याचार और हत्याएं करती है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर प्रशांत और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई में आज विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर सुबह से ही पोलिंग बूथ पर बॉलीवुड सितारों में खासा उत्साह देखा गया। मुंबई में सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होने के साथ ही अक्षय कुमार सबसे पहले वोट डालने पहुंचे। अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता वापस मिलने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव में वोट डाला। बॉलीवुड के दबंग खान कहे जाने वाले सलमान भी पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचे। शाहरुख खान ने भी अपने परिवार के साथ मतदान किया। इन तमाम सितारों के अलावा राजकुमार राव, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद समेत बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों ने भी वोट डाला। आमिर खान, किरण राव, संजय दत्त और दीपिका पादुकोण जैसे कई दिग्गज सितारे चुनाव के दौरान मुंबई में मौजूद नहीं थे। यही वजह है कि वो अपने वोट नहीं डाल पाए। कल पालघर में बीजेपी नेता विनोद तावड़े कैश कांड को लेकर सवालों के घेरे में आ गए थे। अब उद्धव ठाकरे गुट ने दावा किया है कि बीजेपी के ही किसी नेता ने विनोद तावड़े के साथ खेल कर दिया। घर में कोई भेदी है, ये फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर उनका गेम बजाया है। हालांकि विनोद तावड़े ने ऐसे आरोपों पर जवाब दिया है। कल मेरे वहाँ जाने ये अचानक तय हुआ, मुझे ही पता नहीं था मैं जाने वाला हूँ, तो और किसी को पता हो सकता है। उधर विपक्षी लगातार बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। ये विनोद तावड़े जी महासचिव वही हैं जिन्होंने चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भी यही खरीद फरोख्त और हथकंडा अपनाकर वहां बीजेपी को जिताने का काम किया था। आज महाराष्ट्र में वोटिंग हुई और दिन भर विनोद तावड़े का मुद्दा गरमाया रहा। महाराष्ट्र की सियासत में बिटकॉइन का विवाद आज दिन भर सुर्खियों में रहा। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो सुप्रिया सुले और नाना पटोले ने पलटवार किया। दिल्ली में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और राहुल गांधी का नाम घसीटा गया। इस लूट खसोट के खेल में, करप्शन के खेल में अगर इस देश में सबसे बिगेस्ट प्लेयर कोई है तो वो सोनिया जी और राहुल जी हैं। उधर कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। बीजेपी को हारने का डर पैदा हुआ है। हमने मानहानि का दावा किया है, नोटिस आज हमारा इशू हो जाएगा। बिटकॉइन मामले में नाम जुड़ने के बाद सुप्रिया सुले ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को मानहानि का नोटिस भेजा है और आरोपों को झूठा बताया है। महाराष्ट्र से जुड़े बिटकॉइन कांड को लेकर रायपुर में हुई रेड। गौरव मेहता के बंगले पर ईडी के अधिकारियों ने दी दबिश। लैपटॉप के साथ कई हार्ड डिस्क जब्त। गौरव मेहता ही वो शख्स है जिसके दावे को आधार बनाकर पुणे के पूर्व आईपीएस ने सुप्रिया सुले और नाना पटोले का नाम बिटकॉइन कांड से जोड़ा है। ईडी की टीम सुबह होते ही गौरव मेहता के बंगले पर पहुंची और कई घंटे तक पूछताछ की। 6,600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले में ईडी के साथ साथ सीबीआई भी जांच कर रही है। पूर्व आईपीएस रविन्द्रनाथ पाटिल ने दावा किया था कि गौरव मेहता ने ही उन्हें वॉइस नोट भेजे थे जिसमें कथित तौर पर सुप्रिया सुले बिटकॉइन से जुड़ी बातें कर रही थी। राहुल गांधी का दावा, तेलंगाना में 70% से ज्यादा हुआ जातीय जनगणना का काम। सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। राहुल गांधी ने लिखा है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार ने जातिगत गिनती का 70% से ज्यादा काम पूरा कर लिया है और जल्द ही पूरे राज्य का विस्तृत डेटा सरकार के पास होगा। राहुल गांधी ने कहा कि इस डेटा का इस्तेमाल नीतियां बनाने और सामाजिक न्याय को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने रास्ता दिखाया है और राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापक जातिगत जनगणना करवा कर रहेंगे।
जातीय जनगणना को कांग्रेस बड़ा सियासी हथियार बना रही है और राहुल गांधी इसी मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 1,14,000 नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया। इस दौरान एक बड़ी घोषणा भी की। घोषणा ये हुई है कि जो नियोजित शिक्षक राज्य कर्मी बने हैं वो मौजूदा स्कूल में ही अपनी सेवाएं देते रहेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया और ये भी ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द बाकी नियोजित शिक्षकों की भी परीक्षा कराई जाएगी। नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम से एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि 2005 से पहले बिहार में स्कूल और टीचर्स की भारी कमी हुआ करती थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी गाड़ी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। दरअसल कल उनकी सरकारी गाड़ी का पॉल्यूशन टेस्ट फेल पाया गया था। ये खबर तब सामने आई जब मुख्यमंत्री रोहतास के दौरे पर थे। हालांकि खबर सामने आने के तुरंत बाद सरकारी गाड़ी का पॉल्यूशन बनवाया गया, लेकिन अभी भी कुछ सवाल है क्योंकि मुख्यमंत्री की गाड़ी पर 1,000 रुपए का सीट बेल्ट से जुड़ा जुर्माना लगा है जो अभी तक भरा नहीं गया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब आम जनता पर नियम सख्ती से लागू किए जाते हैं तो बड़े पदों पर बैठे लोगों को छूट क्यों मिलती है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से सुक्खू सरकार को एक बार फिर से झटका लगा है। कोर्ट ने प्रदेश के पर्यटन निगम के 18 होटलों को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया है। ये आदेश इस वजह से आया क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पर्यटन निगम घाटे में चल रहा है और जिन होटल्स को बंद करने का आदेश दिया गया वो सफेद हाथी बने हुए हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के अंडर में 56 होटल आते हैं जिसमें से 18 होटल अब बंद हो जाएंगे। ऐसा इस वजह से भी हुआ क्योंकि सरकार इन होटल्स को चलाने में विफल हो रही है। कोर्ट ने कहा कि इन सफेद हाथियों को चलाए रखने के लिए जनता के संसाधनों को नष्ट ना किया जाए। हिमाचल सरकार लगातार वित्तीय संकट से जूझ रही है। पहले कर्मचारियों को समय पर सैलरी ना देने का मामला सामने आया, फिर कुछ वक्त पहले ही कोर्ट ने एक मामले में दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन की जब्ती का आदेश दे दिया। दिल्ली में बिगड़ते प्रदूषण के बीच सरकार का नया आदेश, अब 50% कैपेसिटी के साथ ही सरकारी और प्राइवेट दफ्तर कर सकेंगे काम, बाकी 50% स्टाफ वर्क फ्रॉम होम पर। सिर्फ सरकारी दफ्तर ही नहीं, प्राइवेट दफ्तरों में भी 50% स्टाफ के साथ काम करने को कहा गया है। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को छोड़कर बाकी सभी दफ्तरों पर यह आदेश लागू होगा। दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू है, लेकिन फिर भी कई इलाकों में धुंध छाई है। वायु प्रदूषण के बढ़ते लेवल के बीच ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। सार्वजनिक प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य रोक दिया गया है। इसके साथ साथ कई अहम फैसले लिए गए हैं। दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर हालात बिगड़ते हैं तो कुछ और बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। ऑड इवन पर भी सरकार कर रही है चर्चा। उत्तर प्रदेश के झांसी से एक अनोखा मामला सामने आया। नर्सिंग की एक छात्रा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने ही अपहरण की साजिश रच डाली। छात्रा ने अपने दोस्तों से अपना वीडियो भी बनवाया जिसमें वो बंधक बनाई हुई नजर आ रही है। उसके मुंह पर टेप लगा हुआ है। छात्रा के दोस्त परिवार को मैसेज करके 6 लाख रुपए मांग रहे थे और पुलिस से शिकायत न करने की धमकी भी दे रहे थे। हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा किया, छात्रा सहित उसके 4 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। ये छात्रा ऑनलाइन गेम में 2.5 से 3 लाख रुपए हार चुकी थी और इसी कर्ज को चुकाने के लिए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये प्लानिंग की। यूपी के सिद्धार्थनगर में हुई एक शादी चर्चा का विषय बन गई। यहाँ बारातियों ने बुलडोजर पर चढ़कर लाखों रुपए के नोट उड़ा दिए। जब बारात निकलने वाली थी तो घर के बाहर 2 बुलडोजर तैनात किए गए और दोनों बुलडोजर से नोटों की बारिश हुई। एक शख्स घर की छत से भी 500-500 रुपए के नोट उड़ाता नजर आया। ये वायरल वीडियो देवहलवा गांव का है, जहां अफजाल और अरमान की शादी के दौरान बारातियों ने लाखों रुपए के नोट लुटाए। पहले लोगों को लगा कि ये नकली नोट है, पर जब नोट हाथ में आए तो लोग खुश हो गए। अजमेर पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया है जो हथियारों के साथ रील बनाकर खुद को लेडी डॉन बताती थी। लड़की का नाम शिवानी सैनी है। शिवानी ने सोशल मीडिया पर जो रील अपलोड की उसमें पिस्टल और तमंचे नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उसने कारतूसों से एस भी बनाया है।
शिवानी सोशल मीडिया पर खुद को लेडी डॉन बताती थी, लेकिन जब उसने हथियारों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। शिवानी सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को भी फॉलो करती है। कुछ दिनों पहले शिवानी ने लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की थी। तमिलनाडु के कुन्नूर इलाके में हुए हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पोल पर लटका हुआ एक बोर्ड बाइक सवार पर गिर गया। ये बोर्ड 2 बाइक सवारों पर गिरा, लेकिन आगे चल रहा बाइक सवार बच गया और पीछे चल रहा बाइक सवार बोर्ड की चपेट में आकर जमीन पर गिर गया। हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और बाइक सवार को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि कुछ देर बाद बोर्ड को सड़क के किनारे रख दिया गया और लोग यहां से गुजरने लगे। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है और नगर निगम से कार्रवाई की मांग की जा रही है। मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान और सायरा बानो ने खत्म कर दिया है 29 साल पुराना रिश्ता। दोनों ने अलग होने का फैसला लिया है। 1995 में दोनों ने शादी की थी और अब जब दोनों ने अलग होने का फैसला लिया तो लोग चौंक गए। रहमान ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी जिंदगी से जुड़े इस फैसले के बारे में मैसेज शेयर किया। ए.आर. रहमान ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वो शादी की 30वीं सालगिरह भी मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। सायरा बानो ए.आर. रहमान की मां को बेहद पसंद थी और दोनों ने ही परिवार की मर्जी के मुताबिक शादी की थी। ए.आर. रहमान और सायरा बानो की 2 बेटियां और 1 बेटा के अब दोनों की राहें अलग हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला, 12 जवानों की मौत, मुठभेड़ में 6 आतंकी भी ढेर। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर पाकिस्तानी सैनिक आतंकियों के निशाने पर है। बन्नू जिले के मलिकखेल इलाके में आतंकियों ने विस्फोटकों से लदी एक गाड़ी की टक्कर जांच चौकी से करवा दी। इस हमले में मौके पर ही 12 सैनिकों की मौत हो गई और कई स्थानीय लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक हुए इस हमले में आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले कुछ समय से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आतंकियों के निशाने पर है। पिछले शनिवार को भी आतंकियों ने 7 पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया था। हमास के कब्जे वाले इलाके वेस्ट बैंक में आईडीएफ का बड़ा दावा। हमास के 3 लड़ाके मार गिराने का दावा, साथ ही कई ठिकानों को बम से उड़ाने की भी बात कही है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रहे ये इजरायली सेना के जवान हैं। आईडीएफ का दावा है कि ये सभी लड़ाके जन्नन इलाके में छापेमारी के दौरान मारे गए। आईडीएफ ने यह भी दावा किया है कि कई ऐसे ठिकानों को बमों से उड़ा दिया गया जिसमें हमास के आतंकी पनाह लिए हुए थे। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बर्बादी के ताजा आंकड़े भी जारी किए गए हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि इजरायली गोलीबारी में अब तक 784 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 167 बच्चे भी शामिल हैं। दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति और एक्स कंपनी के मालिक एलोन मस्क की कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। सैटेलाइट तो पृथ्वी की कक्षा में सेट हो गया, लेकिन बूस्टर की वापसी की प्रक्रिया में गड़बड़ी आ गई। हुआ यूं कि बूस्टर को अपने लॉन्च पैड पर दोबारा उतारना था, लेकिन तकनीकी खराबियों की वजह से उसे बाद में समुद्र में उतारा गया और जैसे बूस्टर समुद्र में लैंड हुआ, इसमें जोरदार धमाका हुआ जो अब वायरल हो रहा है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के समय अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी एलोन मस्क के साथ उनके दफ्तर में स्टार बेस में नजर आए। भारतीय महिला हॉकी टीम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बन गई। भारत ने चीन को फाइनल में हराया। क्रॉस पास दे रही थी अपने साथी खिलाड़ी। बिहार के राजगीर में खेले गए फाइनल में पहले 2 क्वार्टर तक कांटे की टक्कर हुई। स्कोर 0-0 की बराबरी पर था। तीसरे क्वार्टर में भारत की दीपिका ने गोल करके 1-0 की बढ़त दिलाई और ये बढ़त मैच खत्म होने तक कायम रही। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और लगातार दूसरी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की।